नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सुपर टेट 2021 यानी प्राथमिक और जूनियर दोनों ही शिक्षक भर्तियों के लिए समान रूप से ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। आज की ये पहली श्रृंखला है और सभी जो 14 विषय हैं, 14 विषय का मतलब हो गया मैंने टोटल यहाँ पर सिलेबस आपका पाठ्यक्रम आपका इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए जो इंतज़ार था जिस टेस्ट सीरीज का, अब वो आ चुका है और रेगुलर आप सभी को एक टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। एक बात का ध्यान रहे मित्रों, आप लोग जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप नोट डाउन साथ ही साथ जरूर करते चलें। ठीक है, इसके अलावा जो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे या फिर जो यूपी टेट सीटेट वाले अभ्यर्थी होंगे उनके लिए मैं वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर केवल और केवल आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित ही टेस्ट सीरीज चलाए जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल और साथ में हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करना ना भूलें। बिल्कुल आपको निःशुल्क उपलब्ध करा दिए जाएंगे और इस उम्मीद के साथ मित्रों ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है कि आपके आने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 100% जो है आपकी सफलता सुनिश्चित हो। केवल सफलता ही नहीं, केवल क्वालिफाइंग, केवल कट ऑफ ही आपको क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि एक अच्छे स्कोर के साथ, ताकि मेरिट में आप आ सकें और आपका चयन सुनिश्चित हो सके। जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते जाएंगे, अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो, प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस का है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? जब आपका प्रश्न जब भी आप पढ़ते हो तो आप एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा प्रश्नों के प्रकृति पर। कई बार क्या होता है, हम प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं, जल्दीबाजी में आंसर दे लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिएगा, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया होता तो आपका आंसर दूसरा होता। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है और यहीं पर अगर प्रश्न ये होता कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपका सेम आंसर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। मैं केवल राइट आंसर ही पढ़ते चलूँगा ताकि आपका समय यहाँ पर वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर दूसरा होगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए या फिर स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए, क्योंकि उसके बाद जो है इसका पद समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर जो होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी होगा। अब देखिए, मैंने यहीं पे अगला जो प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को लेकर के बना लिया है। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल जब आपके अंतिम वायसराय भारत में अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश शासन की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो जब भारत को आज़ादी मिली उस समय यही वायसराय थे और यही जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। इनके बाद जो है भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी बने और उसके बाद जो है इस पद को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब यहीं पर देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है मैंने बिल्कुल भारत का अंतिम वायसराय पूछ लिया है। बिल्कुल कनेक्टेड प्रश्न एक साथ, ताकि ये प्रश्न बिल्कुल आपका तैयार हो जाए, इसमें कोई और तरह का प्रश्न शेष न बचे। इसी तरह से हम सभी श्रृंखला को देखेंगे। अंतिम वायसराय अभी अभी हमने डिस्कस किया लॉर्ड माउंटबेटन, और यही जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे आज़ादी के पश्चात, स्वतंत्रता मिलने के पश्चात। तो डी आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, भारत का प्रथम वायसराय। देखिए, जो प्रथम है, अंतिम है, कुछ महत्वपूर्ण सुधारों वाले वायसराय हैं या फिर गवर्नर जनरल है, उनके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए और यहाँ से एक दो प्रश्न आपका बिल्कुल बनने की संभावना रहेगी। भारत का जो प्रथम वायसराय, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कनिंग, और 57 में जब क्रांति हुई थी उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद सृजित किया गया और भारत का जो शासन सीधे जो है ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और उसके बाद एक पद और सृजित किया गया था भारत सचिव के नाम से। चूँकि लॉर्ड कनिंग अंतिम, अगर यहाँ पर यह प्रश्न होता कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे
तो लॉर्ड कनिंग आंसर होगा। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कनिंग। ठीक है, आई होप मित्रों यहाँ पर बिल्कुल आपका प्रश्न तैयार हो रहा होगा और जो भी कनेक्टेड चीज़ें बिल्कुल आपको यहीं पर एक साथ बताई जाएंगी। भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये दोनों ही आंसर आपके लॉर्ड कनिंग हैं। देखिएगा मित्रों, आगे अभी प्रश्न आएंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल या फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये तीनों प्रश्न अलग है, तीनों के आंसर अलग अलग हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी है राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है आपका, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? देखिए मित्रों, प्लासी के युद्ध के पश्चात फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपका क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल रॉबर्ट क्लाइव यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पहले बने थे और 2 बार बने थे गवर्नर। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर भी थे, 1 बार गवर्नर और भी बने थे। ठीक है, कब कब बने थे? एक बार जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और दूसरी बार जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो 1765 में फिर से बने थे ये गवर्नर। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के काफ़ी सारे मायने हैं। ठीक है, इसके पहले तक क्या था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, ये तीनों ही अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ थी, तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तो है अलग अलग, या ऐसे कह लीजिए आप कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर रहेंगे, लेकिन इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए एक गवर्नर जनरल होगा जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ये तीनों ही प्रेसिडेंसियाँ या फिर ये दोनों प्रेसिडेंसियाँ जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेंगे। तो बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसके बाद देखिए, आप सभी जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1781 में, 1784 में भी, इसी तरह से 1786 में भी। तो यानी ये सारी चीज़ें डिटेल्ड में हो जाएंगी। यहाँ पर केवल इतना आप जानते रहिए कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल, यानी जो पिछला क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो है प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड कनिंग जो है प्रथम वायसराय और साथ में अंतिम गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आई होप दोस्तों अभी ये प्रश्न आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, अब इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका है, ये भी आपका पॉलिटिक्स ही है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। इस प्रश्न को आप 2 तरह से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हुआ क्या था जब संविधान सभा का गठन हुआ था, तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 2 दिनों के लिए। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे, इन्हें जो है 2 दिन के पश्चात फिर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगर आपसे स्पष्ट रूप से प्रश्न ऐसा पूछे कि संविधान सभा के प्रथम, ये देखिए पिछली बार वाले सुपर टेट में प्रश्न आया हुआ है इस तरह का, और ये प्रश्न फिर से आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अगर संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछे, आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे प्रश्न पूछे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। या फिर अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो उस स्थिति में भी आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आई होप अब आपको ये तीनों ही प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे यहाँ पर। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न लिया गया है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। तो मुझे लग रहा है आप सभी लोग इसका आंसर तुरंत दे लेंगे, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो प्रश्न आपका है ये भूगोल से है, जियोग्राफी से है। अंतरिक्ष में कुल तारा मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोग बिल्कुल कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर जो है 89। अंतरिक्ष में कुल तारा मंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मैंने मैथ से उठा लिया है और बिल्कुल इसे आसान इजी मेथड में करेंगे। इस तरह के प्रश्न पिछली बार पूछा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में भैया, इसीलिए बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सभी भाई बहन सभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जितना पढ़िए दोस्तों उतना बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यानी फिर ये क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी कभी भी आपसे ये क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आए तो बिल्कुल आपको आंसर आना चाहिए उसका। देखिए एक फार्मूला यहाँ पर है MDH मसाला, तो MDH आप याद रखिएगा, नीचे जो हो गया W। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद हो गया। यहाँ पर आपके पास जो जो अवेलेबल हो इसमें से डेटा उन्हें आप रख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। जैसे M फॉर मैन आदमी हो गया, ठीक है, आदमी औरत कोई भी जो कार्य करने वाला है। D मतलब हो गया दिनों की संख्या, H हो गया आपका घंटों की संख्या, W हो गया आपका किया गया कार्य वर्क, W फॉर वर्क किया गया कार्य। यहाँ पर देखिए आदमियों की संख्या है, दिनों की संख्या है, और जो पेड़ लगाने वाला कार्य किया जा रहा है ये आपका हो जाएगा W। यहाँ पे H नहीं है तो H को हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर हम केवल ले लेंगे MD/W। अब देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में एक आदमी एक दिन में 20 पेड़ लगाता है, तो 5 आदमी 5 दिन में कितने पेड़ लगाएगा? हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ही सिचुएशन के लिए एक फार्मूले की तरह यहाँ पर लिख लेंगे M1D1/W1। ठीक है, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। ठीक, पहले सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे M1D1/W1 है और यहाँ पर है M2D2/W2। तो M1 की जगह आप रख लीजिए 1 मल्टीप्लाइड बाई D1 का मतलब हो गया एक दिन इंटू 1, W1 का मतलब हो गया किया गया कार्य। तो कार्य कौन सा कर रहे हैं ये लोग? पेड़ लगाने वाला कार्य कर रहे हैं, मतलब 20 पेड़ लगाते हैं, तो इसके डिवाइड में कर दीजिए आप 20। सेकेंड कंडीशन में क्या है, M2 जो है 5 आदमी है, D2 दिनों की संख्या 5 दिया गया है। इसके बाद नीचे जो W2 है ये पूछा गया है कि कितना कार्य किया जाएगा, यानी कितने पेड़ लगाए जाएंगे इनके द्वारा। तो यहाँ पर आप रख लेंगे W2। ठीक है, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ यहाँ पर रफ करके। तो ये हो गया था 1 × 1/20 इज इक्वल टू 5 × 5/W2। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो W2 का मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 में। ठीक है, 1 × 1 में होगा तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 का 5 × 5 में, ये हो गया 25 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया W2 इज इक्वल टू 500। यानी 5 आदमी 5 दिन में कुल कितने पेड़ लगाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 500 पेड़ लगाएंगे। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस तरह का दोबारा भी प्रश्न आकर आता है तो मुझे लग रहा है बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है MDH मसाला और नीचे आपका W। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन आपका है पूछ रहा है कि 2, 4, 8 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा। सार्वगुणनखंड को पहले समझ लीजिए आप कि सार्वगुणनखंड मतलब क्या होता है। यानी 2, 4 और 8 का ऐसा सबसे बड़ा गुणनखंड जो कि सार्व हो, कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं HCF महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, MSP बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे सार्वगुणनखंड पूछा जाए इसका मतलब हो गया कि आपसे इनडायरेक्टली वो MSP पूछ रहा है, HCF निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, HCF आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप गुणनखंड कर लीजिए इसके डायरेक्टली 1 × 2 हो गया, 4 का करेंगे 1 × 2 × 2 हो जाएगा, 8 का करेंगे 1 × 2 × 2 × 2। आपको 1 हर बार ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 ले लीजिएगा।
ठीक है। तो अब आगे क्या करना है आपको, सार्व गुणनखंड निकालना है, यानी ऐसा गुणनखंड जो तीनों में कॉमन हो, इन तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 जो है तीनों में कॉमन है, ये 2 तीनों में कॉमन है, बाकी ये केवल इन दोनों में कॉमन है, ये वाला 2 जो है ये जो है केवल 8 में शामिल है। तो आपको लेना है सबसे बड़ा गुणनखंड और ये कॉमन होना चाहिए, सार्वभौम होना चाहिए। यानी यहाँ पे आंसर क्या आपका हो जाएगा 1 × 2, फाइनली आपका हो जाएगा 2। ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर एक और मेथड से कर सकते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये हो गया 2 बचा आपका यहाँ पे, पूरी तरह से यहाँ पे कैंसिल आउट शेषफल 0 आने के बाद। फिर इसी को आप 8 के साथ डिवाइड कर लेंगे, इससे भी पूरा डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड जब तक नहीं होता तब तक डिवाइड करते रहते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं यही हमारा हो जाता है मौसा। अब यहीं पर एक प्रश्न आप और देख लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम अगले जो है पार्ट 2 में शेष क्वेश्चन देखेंगे। 2, 4 और 8 का सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा है आपसे। अब यहाँ पर देखिए सार्वगुणज का मतलब हो गया ऐसा गुणज जिसमें ये तीनों ही संख्याएं शामिल हो जाएं, यानी ऐसा छोटा सा छोटा सार्वगुणज जिसमें इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करने पर ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाए। गुणज का मतलब होता है गुणनफल, और गुणनखंड का मतलब होता है जो गुणा के पार्ट होते हैं, अलग अलग खंड होते हैं। तो यानी यहाँ पर आपसे सीधे सीधे पूछा है ल स प, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, या फिर एलसीएम बोल दीजिए इसी को आप। ठीक, तो 2, 4, 8 का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड का मतलब हो गया आपको ल से निकालना है। ल से हम कैसे निकालते हैं, सभी लोग ल से निकालना बिल्कुल जानते होंगे, तो जल्दी से ल से निकालिए आप इसका। आप इसको एक साथ ऐसे रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो है हम 2 से डिवाइड करते हैं, अभाज्य संख्या से डिवाइड करते जाते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया, तब तक डिवाइड करते जब तक कि यहाँ पे नीचे जो है 1 1 ना आ जाए। फिर आप 2 से कर लीजिए 1 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक बार आप और 2 से कर लीजिए 1 1 1। ठीक है, जो हो गया डिवाइड उसको छोड़ देना है, जो नहीं हुआ है उसके लिए हम डिवाइड करने के लिए संख्याएँ देखते जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, और उनसे जो है डिवाइड करते जाते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं इनका हम फाइनली गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, यही आपका यहाँ पे आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बस इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, पहला पार्ट है, और उम्मीद करेंगे अगले श्रृंखला में प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाए। वहाँ पे उम्मीद करेंगे सभी जो है प्रश्न टाइप के 1 1 2 2 प्रश्न सभी जो है हर खंड से लिए जाए। ठीक है, जितने भी खंड आपके हैं शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में, और थोड़ा सा वीडियो जो है कम से कम आपका 30 मिनट तक बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कम से कम 30 से 35 प्रश्न वहाँ पर इंक्लूड हो जाए। अगर मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न होते हैं तो भी कम से कम 20 से 25 प्रश्न जरूर लिए जाएँ। ठीक है, और आगे आपके ऑन डिमांड एक दिन में 2 भी आपको टेस्ट श्रृंखला अवेलेबल करवा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, आप लोग सेल्फ स्टडी पर जरूर फोकस करें, बाकी आपको जहाँ से भी आपको तैयारी समझ में आती है करते रहिए आप लोग। बस आप सभी से छोटा सा निवेदन है, पिछली बार भी जिन लोगों ने मित्रों ने हमारा वीडियो देखा होगा, अगर वे लोग होंगे देख रहे होंगे तो आप लोग जरूर जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। काफ़ी प्रश्न फंस गए थे और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था उन लोगों को। मैं गारंटी नहीं देता हूँ मित्रों, लेकिन मेहनत पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो आप लोग मेहनत करिए, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में बिल्कुल आप 100% चयनित होकर के शिक्षक बनेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जो मित्र न किए हों, और साथ में ग्रुप हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।